तो सर ये जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, क्या इंडिया अलायंस एनडीए को रोक सकती है, या एनडीए की ताकत में जो जो अब बात हो रही है 400 पार की, उसको आप कैसे देखते हैं, और इंडिया अलायंस कहाँ देखते हैं? देखिए, आपका सवाल गलत इसलिए है क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, और मैं उस पर क्यों अपनी राय दूंगा जब मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आपको अगर बुलाया जाए सर, हाँ? आपसे बात की जाए, आपसे चर्चा की जाए, इंडिया अलायंस अगर आपकी तरफ दरवाज़ा खोले तो आप क्या स्वीकार करेंगे, जाएंगे? अब आशीष साहब, अब देखिए, ये बारात तो बन चुकी है। अब इसमें बैंड बाजे की पार्टी में नहीं बन सकता, समझे ना। अक्सर होता ये है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, और बैंड बाजे की जो पार्टी होती है वो दूल्हा तो चले जाता है जहाँ पर उसका निकाह या शादी होता है, जो बैंड बाजे वाले हैं तो उनको बोलते हैं बाहर रुक जाओ। तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूँ। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े ज़ोर शोर से बजाएंगे, और हमारी कोशिश यही होगी, अपने जो भी हमारा जितना भी हमको अल्लाह ने सलाहियत दी है, असर रसूख दिया है, हम कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत की जनता श्री नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर आज़म ना बनाए। अब ये उनसे पूछना चाहिए उनका क्या है। भाई, अशोक राव चौहान चले गए, इतना बड़ा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, इतना गाली देते थे हमको वो लोग। नांदेड़ में हम कॉर्पोरेटर जीते थे, फिर और एक बार इलेक्शन हम पे ही गाली। आज वो जाकर बैठ गए वहाँ पर। कांग्रेस का एक और नेता, आपको याद होगा, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर आए थे तेलंगाना में, वो चले गए अजीत पवार के साथ, अजीत पवार बीजेपी के साथ। वो यहाँ पर जब थे तो खूब गाली देते, एमआईएम ये, एमआईएम ऐसा। तो ये जो ये लोग तो माने इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि कपड़े उतार रहे हैं, सिर्फ नया कपड़ा पहने से आइडियोलॉजी ऐसा हो गई, आइडियोलॉजी ऐसा हो गई। 2019 में सर छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन किया था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र में भी। इस बार भी आपका? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगा, क्या हो सकता है हम तो देख रहे हैं। देखिए, हम जब बिहार गए, सीमांचल के इलाके में गए, हमारे वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पार्टी के लोगों से, आम आदमी से। और सीमांचल का इलाका जो है वो तब एक बहुत बड़ा एक रूरल इलाका है, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की जनता में बड़ा गम और गुस्सा है। और गम और गुस्सा इस बात से है कि उनको धोखा देकर वोट लिया गया कि आरजेडी और गठबंधन में जितने पार्टियां हैं बीजेपी को रोकेंगे। और उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे दोबारा बीजेपी सत्ता में आ गई, और नीतीश कुमार ने अपनी आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। तो अगर आज बिहार में बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस को इक़्तिदार मिल गया है, तो इसकी ज़िम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि नरेंद्र मोदी भी है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव है, क्योंकि वहाँ की जनता को उन्होंने कहकर वोट लिया था कि बीजेपी को रोकेंगे। फिर ये लोग साथ गए नीतीश कुमार के, तेजस्वी और गठबंधन के पार्टीज, कि हम बीजेपी को सत्ता से रोकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, लोगों का एक मजाक बना दिया जा रहा है। लोगों से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी के झोली में रख दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एमआईएम के दो बहुत बड़े नेताओं का वहाँ पर हत्या की गई है। आप देखिए कि गोपालगंज में असलम साहब को गोली मार दी गई, और अजीब व गरीब वहाँ का एसपी है। अरे भाई, क्यों हुआ, क्या हुआ? असली खाती को पकड़ नहीं रहे नीतीश कुमार की सरकार। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने, उसी सौगात दे दिया आपने, हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। सीवान में हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। ये डेलिबरेट मर्डर हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ की सरकार बिल्कुल एक तमाशाई बनी बैठी हुई है, ना कोई एक्शन ले रहे, ना कुछ हरकत कर रहे हैं। इतना करप्शन उरूज पर है वहाँ पर, चाहे वो तेजस्वी थे या आरजेडी थे, अभी भी है, करप्शन उरूज पर है।
कोई पूछने वाला नहीं है, जो मनमानी चल रही है वहाँ पर। अखिलेश यादव ने फाइनली आगे पीछे होने के बाद ये अनाउंस हो गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगी। आप यूपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे, इस बार भी जाएंगे, और इस गठबंधन पे चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए ये सक्षम होंगी? क्या ये इंक्लूसिव है? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इनवाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनाव में ख़ास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, MIM को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूँ उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के MP आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज़ हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहाँ पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का यहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहाँ पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर, और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो इस बारे में भी वहाँ पर बातचीत चल रही है। अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में कुछ बताना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। तो जब वक्त आएगा हमारी पार्टी इसका फैसला लेकर, जो इम्तियाज़ जलील साहब और शौकत साहब की जो राय होगी उसको हम सामने रखकर एक अच्छा फैसला लेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ना बने। और हम 2014 में भी कोशिश किए, 19 में भी किए, और 2024 में भी हम कोशिश करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि देश की जनता बढ़ती हुई कीमतों को देखेगी, देश की जनता जो बेरोज़गारी आम हो चुकी है उसको देखेगी, किसान परेशान हैं। और हमारी डिप्सांग डेमचाक पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फ़ौज कब्ज़ा करके बैठी है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने हैं। और बीजेपी जो पिछले 10 साल में जो पॉलिटिक्स कर रही है, वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, उसको प्रमोट किया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने भारत की पॉलिटिक्स से, भारत की सोशल लाइफ से, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान जो 17 करोड़ है, क्रिश्चियन भी उसमें आते हैं, इन 2 अहम माइनॉरिटीज़ को और दलितों को, आदिवासियों को उन्होंने पॉलिटिकली, सोशली मार्जिनलाइज करके रख दिया है।
सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।